Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is lesson planning. Lesson planning पाठ योजना क्या होती है, हमें लेसन प्लान क्यों करने चाहिए, प्लानिंग क्या होती है ओवरऑल। देखो, किसी भी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोसीजर को सक्सेसफुल करने के लिए हमें उसे बेटरली प्लान करना चाहिए। तो सक्सेस के चांसेस हमारे तभी अच्छे होते हैं जब हम उस चीज को प्लान कर लेते हैं। प्लानिंग का मतलब है उसके अंदर हमें क्या फिजिकल एफर्ट लगाने हैं। प्लानिंग करते हुए आप पूरे मेंटल एफर्ट्स लगा लेते हो और इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या लेके चलोगे, दैट इज नोन एज प्लानिंग। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज टू मेक आवर यील्ड वेरी बेटर। हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो यील्ड है वो अच्छी मिल जाए, हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाए। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस फॉर द प्रोजेक्ट। हमें किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए प्लान करना चाहिए। उसके अंदर हमारे फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़े होने चाहिए। एंड टीचिंग की बात करूं तो 3 टाइप की प्लानिंग होती है। कौन कौन सी? ईयरली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और डेली लेसन प्लानिंग। सो फर्स्ट है हमारा ईयरली प्लानिंग, द लेसन प्लानिंग विच इज डिपेंड्स ऑन द ईयर प्लानिंग, दैट इज नोन एज आर ईयर प्लानिंग, जिसके अंदर आप पूरे साल की टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि आपको साल में, पूरे साल में किस डेट पे, कौन से मंथ में कौन सा कार्य करना है। सो इट इज अ टर्म और सिलेबस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मंथ वाइज होता है। मंथली सिलेबस इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वीकली, और वीकली जो है आगे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डेली के लिए। ईयरली प्लानिंग में मैथ्स टीचिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास बेस्ड अपॉन किन किन चीजों पे रहेगी, आपका सिलेबस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किसी को आपको कॉन्सेप्ट कंटेंट क्या बढ़ाना है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को क्या करने हैं, और आपके पास एनवायरमेंट में रिसोर्सेज क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो ईयरली प्लानिंग वो होती है जब आप पूरे ईयर की प्लानिंग करते हो। टर्म वाइज हो सकती है ये, और सिलेबस वाइज हो सकती है। इसमें चीजें क्या क्या ध्यान रखोगे, आपका सिलेबस ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए, और अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, इनका ध्यान रखना है। तो देखो, ये एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अगस्त सितंबर का हमें कौन कौन सी चीजें करानी है, कितने वीक में क्या क्या काम हो जाएगा, और उसके बाद एक्टिविटी क्या सजेस्टेड है, ये भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट प्लानिंग, द होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अ क्लास इज डिवाइडेड इनटू यूनिट। पूरा सिलेबस जो है कुछ यूनिट में डिवाइडेड होता है। जैसे अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो हमारा पूरा सिलेबस किस चीज में डिवाइडेड है? पूरा सिलेबस हमारा डिवाइडेड है 5 यूनिट में। 5 यूनिट्स में भी हमारे चैप्टर डिवाइडेड हैं। सो ईच यूनिट कंप्राइजेस ऑफ चैप्टर, उनके अंदर चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर्स की बात करूं तो उनके अंदर हमारे पास टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होते हैं। सो जैसे हमारे पास होल नंबर एक यूनिट है, इसके अंदर इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल ये सारे आ जाएंगे, तो नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर है। जैसे ज्योमेट्री के अंदर की बात करूं तो ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये पूरे ज्योमेट्री का पार्ट आ जाएगा। प्रोपोर्शन की बात करूं तो हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द another unit for the real life unit or the ratio proportion unit. अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल की बात करूं तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पैरेलल, द परपेंडिकुलर एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ये आ जाएंगे। व्हाइल प्लानिंग फॉर द टीचर, यूनिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म वाइज। ऐसे हमारी यूनिट डिवाइडेड होती हैं कि हमें उस टर्म की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक यूनिट में और उससे ज्यादा यूनिट में ऐसे प्लान किया जाता है कि सेम टॉपिक एक यूनिट कंटेंट कर ले, और यूनिट भी ऐसे मॉनिटर और कलेक्ट की जाती हैं कि उसके सब यूनिट और सब पार्ट उससे ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर यूनिट प्लानिंग, द यूनिट प्लानिंग में बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। हमें कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट प्लान करनी है। सबसे पहले तो पूरा सब्जेक्ट जानो। सब्जेक्ट जैसे हमारा क्या हो जाएगा, मैथ्स। टॉपिक, कौन से टॉपिक रहेगी उस यूनिट का नाम दे देंगे, कौन सी क्लास के लिए क्लास का नाम, कितने नंबर ऑफ पीरियड जाने चाहिए, ये भी हमारे वहां पे गिवन होता है कि आपको ये कौन सा कॉन्सेप्ट कितने नंबर ऑफ पीरियड में पढ़ाना है। टीचिंग एड क्या यूज करोगे, आपका कंटेंट कैसे कवर होगा, सब यूनिट्स क्या हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है उसकी कंप्लीशन के लिए। देन नंबर ऑफ टाइटल क्या रहेगा कि एक पीरियड में कितना टाइम आप लोगे। टीचर्स की एक्टिविटी क्या रहेंगी, स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऑल्सो गिवन इन दैट यूनिट प्लानिंग। कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ टीचर स्टूडेंट, असाइनमेंट्स क्या दिए जाएंगे, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेटिव एक्टिविटीज कौन सी होंगी, एंड इवैल्यूएशन लास्ट में कैसे करना है, एंड यू कैन गिव द रेफरेंसेस कि ये आपने आइडिया कहाँ से सीखा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डेली लेसन प्लानिंग। अब तक आई थिंक आप डीएलएड सेकंड ईयर में हो गए, आप सब अवेयर हो कि हमें लेसन प्लानिंग बनानी कैसे होती है। So year planning and unit planning is not sufficient for the successful learning because we have to plan our day to day teaching. हमें अपने दिन भर की, मतलब एक एक दिन की टीचिंग को भी प्लान करना होता है। तो अगर मैं बात करूं हमारी ईयर प्लानिंग की, तो ईयर प्लान हमारी मंथ में होती है, और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो मंथली प्लानिंग भी आगे जाके हमारी डिवाइड हो जाती है हमारी किस में, वीकली प्लानिंग में।
बट जो डे टू डे टीचिंग की प्लानिंग करी जाती है उसे डेली लेसन प्लान बोलते हैं। इसके अंदर टीचर अपने उस स्पेसिफिक पीरियड में जाके क्या पढ़ाने वाला है, कितना पढ़ाने वाला है, कौन सी मेथड लेके चलेगा, कैसी इवैल्यूएशन टेक्निक लेके चलेगा। सो व्हाई टू टीच, ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू टीच, कंटेंट, हाउ टू टीच, मेथड्स एंड हाउ टू चेक द नॉलेज, इट इज इवैल्यूएशन। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी डेली प्लानिंग करते हैं। सो द प्लान इज रिप्रेजेंटेड इन द रिटन फॉर्म। कैसे बनाया जाएगा उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। आइडेंटिफाइंग द डाटा, पहले डाटा देखो कि आपको पढ़ाना क्या है, मींस द थोरो नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। आप लेसन प्लान का नंबर दोगे, इसके साथ साथ आपको क्या क्या बताना है, सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास कौन सी है, टॉपिक आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, उसके बाद ड्यूरेशन आप कितने लोगे, 30 से 40 मिनट, कितने का आपका पीरियड है। देन आते हमारे ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या ले रहे हो। देन आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, एंड इन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। टिल देन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर, जब तक बच्चे आंसर देना बंद नहीं कर देंगे तब तक हम वो क्वेश्चंस वी कैन गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। इसके बाद आती है हमारी इंट्रोडक्शन, हमें अपना जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है अपने चैप्टर की, एंड देन एम अनाउंस कर देना है कि हम ये क्यों करने वाले हैं। यहीं पे इंट्रोडक्शन में आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर सकते हो। नेक्स्ट हमें पूरा जो है प्रेजेंटेशन करनी है, एंड लास्ट में आपको बताना है कि आप क्या जनरलाइज कर सकते हो, एप्लीकेशन बताने कि बेटा अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो। देन वी हैव टू रिकैप्चुलेट आवर लेसन प्लान, एंड लास्ट में हमें बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कर देना है। अगर मैं लेसन प्लानिंग की आपसे बात करूं तो हम नॉर्मली कैसे बनाते हैं, ऊपर हम इनिशियल्स लिखते हैं अपने किसी भी लेसन प्लानिंग के, कि कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सी क्लास का है, टाइम क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज आल्सो डिवाइडेड इनटू जर्नल एंड स्पेसिफिक। इसके बाद हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे जो भी टीएलएम आ जाएंगे, मेनली हम चॉक, बोर्ड, डस्टर तो जरूर यूज करते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पीकेटी करते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, एटलीस्ट 5 तो हम पूछते ही हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे जब बच्चे नो आंसर हो जाते हैं, हम यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देते हैं। देन वी हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन के बाद हम रिकैप करते हैं, एंड रिकैप करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द होमवर्क फॉर द स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान करने के फायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारा एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द टीचर, टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अवॉइड द इम्प्रोविजेशन, मतलब हमारी जो भी रेप्लिकेशंस वगैरह हो रही हैं या जो भी डिफिकल्टी आती है हमें, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। द क्लास इज क्लियर एंड स्टूडेंट लर्न मोर, जब आपके पास थोरो नॉलेज होगी तो आप भी बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाओगे और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। एनी टीचर शुड हैव अ लेसन प्लान, सबके पास एक लेसन प्लान होना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग सम एक्टिविटी, आपका गोल, आपके असेसमेंट ऑन टाइम होता ही होता है। सो लेसन प्लानिंग इफेक्टिव टीचिंग जाएगी आपकी। स्टेटमेंट ऑफ एम जो भी है वो आप रियलाइज कर लोगे, प्लान ऑफ एक्शन आप अकॉर्डिंगली करोगे, स्पेसिफिक मीन्स का यूज करोगे आप, एंड विजुअल इमेजिनेशन हम ज्यादा करेंगे। और टीचर की एफिशिएंसी एंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपने लेसन प्लान कैसे बनाया है। और जब भी आप लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हो तो टीचर की नॉलेज और एफिशिएंसी भी बढ़िया हो रही है और इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट भी अच्छा जा रहा है। हम अपनी आउटकम अचीव कर लेंगे। टीचिंग लर्निंग एड्स अच्छे से यूज कर सकते हैं। टीचिंग अकॉर्डिंग टू एज एंड मेंटल लेवल कराएंगे, और अच्छे लेसन प्लान जो है हमारे टीचर प्रोफेशन को अलाइव और इंटरेस्टिंग बना के रखता है। सो लेसन प्लानिंग क्या थी, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप कैसे कैसे करा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एम, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक अच्छी लेसन प्लान की क्या है, एक्टिव लर्निंग। बच्चे जो है पैसिव लर्निंग ना करें, वो ग्रुप वर्क करें, आंसर करते रहें, डिस्कशन करते रहे, क्वेश्चन सेशन चलता रहे, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता हो आपको, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइडेड हो, और आपका कंटेंट भी ऐसा हो जो बच्चों को एंगेज करे और इंटरेस्टिंग हो और डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर अ गुड लेसन प्लान। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, ऐसे कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं या क्राइटेरिया हैं जो एक अच्छे लेसन प्लान के मानदंड है, मतलब एज लेसन प्लान को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव दोनों गिवन होने चाहिए, चाहे वो जर्नल है चाहे स्पेसिफिक है। रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्रीवियस टास्क उससे जुड़े हों, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हमारा वेल सिलेक्टेड हो। एक अच्छा लेसन प्लान उसे ही बोला जाएगा जो लर्नर्स को भी एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाए। इट मस्ट बी इंडिकेट द टीचिंग टेक्निक टू बी यूज्ड बाय द टीचर, टीचर को कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक यूज करनी है उसका ध्यान दिया जाए। एपरेटस क्या यूज करने हैं आपको ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी ध्यान रखा जाए। और आपके इवैल्यूएशन में रिकैप करते हुए जो प्रॉब्लम आई है उसको आप दोबारा से रिवाइज करा के खत्म करो। एंड अगर बच्चे आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं देन यू हैव टू इम्प्रूव योर लेसन प्लान। ठीक है।
हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे यूनिट प्लान क्या होते हैं, ईयर प्लान क्या होते हैं और लेसन प्लान क्या होता है। एंड लेसन प्लान इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका फॉर्मेट भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके एक्सटर्नल एग्जाम में एंड इंटरनल ऑल्सो आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द लेसन प्लानिंग, डेवलप अ लेसन प्लान फॉर द क्लास 6th और 7th ऑफ मैथ्स, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट। एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट लेसन प्लान ऑन टाइम। तो एक टॉपिक, दो टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करके रखो कि अगर आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो देन यू कैन इजीली राइट दैट लेसन प्लान इन योर आंसर शीट। से आर मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, देयर इज अ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड मैगजीम्स। मैगजीम्स क्या होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किसी जनरल फॉर्मूले के साथ आपको स्टार्ट करके अचीव करते रहने एंड यू हैव टू बी फॉलो ऑन दैट। सो प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब है आपके सामने जो भी गिवन चीजें आपको प्रोवाइडेड करी गई हैं, जैसे मैं ये कहूं कि दिस पेन और इज इन हार्ड इन नेचर, तो बच्चे उसे दबा के देख रहे हैं कि शायद शेप चेंज तो नहीं कर रहा है। तो इसके बाद में एक जनरलाइजेशन तक, एक स्टेटमेंट तक पहुंचूंगी। तो पहले हमें ऐसी चीजें दिखानी है जो मूर्त हैं और उसके बाद हम अमूर्त चीजों तक चलेंगे। देन प्रिंसिपल फॉर पर्टिकुलर टू जनरल, पहले छोटी छोटी चीजों के आप बताओ, पर्टिकुलर चीजों के एग्जाम, स्पेसिफिक चीजों को बताओ एंड देन आप जाओगे किसी जनरल स्टेटमेंट पे। एंड देन आता है प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होती है तो हमारे पास जितना डाटा होता है गिवन हम उसे लिख लेते हैं एंड जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो आप पहले नोन क्वांटिटीज को कलेक्ट करोगे एंड उसके बाद अननोन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने प्रोग्राम लर्निंग करी थी वैसे ही हम क्या करेंगे, हम चीजों को तोड़ तोड़ कर छोटे फ्रेम्स बना के बच्चों को इजी चीजें पहले सिखाएंगे एंड देन वी टेक आवर स्टूडेंट टू द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ क्राइटेरिया। नेक्स्ट आते हैं प्रोसीड फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले जो पहला स्टेप है किसी टीचर के लिए, वी हैव टू कनेक्ट फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू बी मोर लॉजिकल विद द स्टूडेंट। प्रोसीड फ्रॉम द इंपेरिकल टू रैशनल। इंपेरिकल होता है कि हमें एक ऐसा डाटा बच्चों को देना है या बच्चों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलना है जिसमें बच्चे अपनी सेंसेस यूज करके टीचर से कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन वी गो फॉर द रैशनल की जिसमें बच्चा सिर्फ थिंकिंग प्रोसीजर लगा के चीजों को सीख रहा है। प्रोसीड फ्रॉम द वोल टू पार्ट्स। पहले आप पूरी चीजें सिखाओ, पहले आप सिखाओ सर्कल क्या होता है, पहले आप सिखाओ ट्राइंगल क्या होता है, देन आफ्टर दैट आप जाओ कि आपको ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है, ट्राइंगल की लेंथ कैसे आप फाइंड आउट करोगे, हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल क्या है। तो वी हैव टू टेल अबाउट द वोल ऑफ दैट क्वांटिटी एंड देन वी गो टू द parts of the quantity. Then है principle from near to far। पहले ऐसी चीजों से बच्चों को engage करेंगे जो बच्चों के बिल्कुल पास है। इसीलिए अगर मैं EVS करिकुलम की बात करूं तो छोटे बच्चों को या किसी भी करिकुलम की बात करें तो हम छोटे बच्चों को क्या चीजें सिखाई जाती है, फैमिली सिखाया जाएगा, माई सेल्फ सिखाया जाएगा, प्लांट्स के बारे में सिखाया जाएगा। आफ्टर दैट हम बच्चों को हेवनली बॉडीज की चीजें सिखाते हैं या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो वी हैव टू गो फॉर द नियर टू फार, पास से दूर की चीजें सिखाओ। देन प्रोसीड फ्रॉम द रियल टू रिप्रेजेंटेटिव। पहले रियल चीजें दिखाई जाती है बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तब उन्हें ये नहीं बोल दिया जाता कि आपने कभी देखा होगा, यू कैन इमेजिन। हम बड़े बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आप गूगल कर सकते हो या आपने कभी सुना है, कभी देखा है। तो हमें पहले रियल इंस्टिंक्ट बच्चों में जो है जागृत करनी है, उसके बाद हम उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा द ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके अंदर क्या है, ऑब्जर्वर और द रिसर्चर समटाइम्स बिकम पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो हमारा रिसर्चर है या हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है या हमारा टीचर है उसे ऑब्जर्व करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बच्चे की हर एक जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और बच्चे के व्यवहार को भी देखना पड़ेगा कि टुवर्ड्स द सिचुएशन बच्चा कैसे। ऑब्जर्वेशन क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना नेचुरली कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आप इंपेरिकल सेशंस के थ्रू डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। इंपेरिकल का मतलब जब आप अपनी सेंसेस लगा रहे हो, देख रहे हो, सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। तो साइकोलॉजिस्ट टीचर्स को ऐसे एस्पेक्ट पे जरूर बात कराते हैं कि बच्चों को जाओ और ऑब्जर्व करो कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। और जनरली जो ऑब्जर्वेशन होती है वो अनरियलिस्टिक सी होती है। अनरियलिस्टिक का मतलब बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स, प्रकार क्या है। स्ट्रक्चरल नेचुरलिस्टिक इंटरव्यू, संचरित प्राकृतिक अवलोकन, जिसके अंदर आपको पूरे ऑब्जर्वेशन का सेटअप मिलेगा, एस्पेक्ट्स मिलेंगे, करेक्टराइज किया गया होगा और आपको एक सेटअप या सिचुएशन दे दी जाएगी कि अब आपको अवलोकन करना है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, आप कभी भी कर सकते हो, फ्री हो, कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो, सिचुएशन इवेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ आप बिना प्लान किए चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक की, हमारे एक इंटरव्यू की जो है, अच्छे इंटरव्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि एक अच्छे अवलोकन की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है अंडर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एनवायरनमेंट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड रिमेन अनअल्टर्ड। आपको एनवायरनमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिस्टमेटिक रखना है, स्पेसिफिक रखना है, ऑब्जेक्टिव बता देने हैं, रिकॉर्डिंग करते रहना है साथ साथ, और नेचुरल और फ्री बायसनेस रखना है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज मोर रिलायबल एज इट हेल्प इन नोइंग एक्चुअल फैक्टर। आप जो जानना चाहते हो उस चीज पे ही निर्भर रखोगे। और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन शुड अवॉइड द इंटरफेरेंस, और किसी भी प्रकार का कोई भी जो इंटरफेरेंस है उसमें नहीं होने देना है। ठीक है, प्रकृतिवादी अवलोकन रखना है, पर्यावरण को कोई हेरा फेरी नहीं की जाएगी, सुव्यवस्थित रखना है और रिकॉर्डिंग वगैरह करते जाना है। पूर्व ग्रह जो हो रहे हैं उनसे मुक्त रखना है, मतलब खुद को ये एक बायसनेस नहीं रखनी है कि हम पहले ही कोई चीजें डिसाइड कर लें और देन हमें बिना हस्तक्षेप के अपना ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, वो कर लेना है। अब बात आती है एडवांटेजेस, फायदे क्या है इंटरव्यू के। डायरेक्टली ऑब्जर्वर बिहेवियर को डायरेक्टली कर सकता है और डिटेल इंफॉर्मेशन बता सकता है, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है और इनसाइट प्रॉब्लम को जान सकता है। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कई बार ऑब्जर्वर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड नहीं परिपूर्ण होते। इट कैन बी एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि टाइम चाहिए, हमें सिचुएशन चाहिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें वैसे ही रिपोर्टिंग भी करनी होगी। समटाइम जो सब्जेक्ट है वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होता, या हम पहले ही कंफर्मिटी बना देते हैं, पहले ही हम अपना पूर्वग्रह बना लेते हैं किसी को लेके और उसके अकॉर्डिंगली हम व्यवहार करते हैं। एक्चुअल सेंस भी इनहेंस नहीं होती, कॉज ऑफ इफेक्ट नहीं जान पाते और इंटरवीनिंग फैक्टर हैं वो भी काफी जो छेड़छाड़ हो जाती है। इंटरवीनिंग फैक्टर होते हैं जो इंटरफेयर कर देते हैं और जिनकी वजह से कोई भी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में अफेक्ट द बिहेवियर। कई बार जो ऑब्जर्वर देख रहा है, उन्हें बार बार अवलोकन कर रहा है, तो हमारा जो भी रिस्पोंडेंट है जिसे आप ऑब्जर्व करना चाहते हो वो अपने बिहेवियर से भटक जाता है और वो वैसे कार्य भी नहीं कर पाता। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मेड अप ऑफ द वर्ड डेमो व्हिच मींस वी हैव टू शो दैट ऑब्जेक्ट। जब आपको किसी चीज को दिखा के कोई कार्य कराना होता है तो उसमें जब आप किसी चीज को दिखा के कोई चीज टीच कर रहे हो, बच्चों की लर्निंग करा रहे हो बाय शोइंग देम समथिंग, तो दैट मेथड इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। The demonstration method is suitable for the teaching how to perform manipulative operations. ये तब important है जब आपको This method is suitable when you have to perform the manipulative operations. जब आपको किसी चीज को सिखाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना होता है, किसी चीज को संचालित करना होता है, तब हम क्या करते हैं, बच्चों को वो चीज डेमोन्स कर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं। इट इज द बेस्ट वे टू टीच हाउ इट इज एंड हाउ टू शो। जब हमें किसी चीज को दिखाना होता है या किसी चीज नई चीज के बारे में बताना होता है तो भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत यूजफुल है। एनी प्लान्ड परफॉर्मेंस बाय अ प्रेजेंटेशन और ऑक्यूपेशनल स्किल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर आपको जो भी शो करना है उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको स्किल्स दिखानी पड़ेंगी कि कैसे आप उस चीज को जाके शो करने वाले हो। सो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एग्जांपल्स कर सकते हैं और इसी चीज ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसके अंदर आप डेमोन्स करके बच्चों को उसके साथ, उस थिंग के साथ जिस चीज को आप दिखा रहे हो, एसोसिएट कर सकते हैं और उनको रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हो व्हाई आई एम सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, बच्चों को दिखाना, टू शो, एंड बच्चों को उस चीज से अवेयर कराना, एंड इसके साथ साथ है उस चीज को प्रूव करना एंड रीजन प्रोवाइड करना एंड उनकी नॉलेज को फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग के साथ एसोसिएट करना, दैट इज नोन एज आवर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो डेमोन्स्ट्रेशन आर सिमिलर टू रिटन स्टोरी टेलिंग। डेमोन्स्ट्रेशन हमारी स्टोरी टेलिंग की तरह है, बट यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो मेमोराइजेशन है उसके साथ आप एक फैक्ट जो है उसे शो भी कर रहे हो। तो वी आर कन्वेइंग द मैसेजेस विद द इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी प्रेजेंटेबल। दैट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी आप लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, बट आप बच्चों के रिटेंशन को इंक्रीज करने के लिए हम चीजों को शो भी कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन द वर्बलाइजेशन अकम्पनीज देम।
डेमोन्स्ट्रेशन और अच्छा मेथड हो जाता है जब आप उसके साथ ओरल एक्सप्रेशन या ओरल प्रेजेंटेशन भी जोड़ देते हो। अभी मैंने कहा था कि आपके लेक्चर मेथड भी इसमें ऐड होंगे, आपका लेक्चर मेथड भी इसमें ऐड होगा, इससे आप एक्सप्लेनेशन और भी बेटर कर पाओगे, जिससे बच्चों की जो है सेंसेस ज्यादा यूज होती हैं, और जब सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव बन जाती है और बच्चों की जो रिटेंशन पावर है, बच्चों की जो समझने की और संवेदी भागीदारी है वो भी बढ़ जाती है। लर्निंग साइकिल अंडर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सबसे पहले द स्टिमुलस स्टेप, इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम। आपको क्या चीज दिखानी है, कौन सा कंटेंट उससे रिलेट करना है, तो आप उसके लिए एक स्टिमुलस स्टेप लोगे कि आप क्या करने वाले हो और कैसे करने वाले हो, बच्चों को पूरा डिस्कस करोगे। नेक्स्ट है द स्टिमुलस स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर देना है, यहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवानी है कि अगर आप कुछ दिखाने वाले हो तो आप कैसे दिखाने वाले हो। नाउ यू हैव टू अप्लाई योर स्टेप्स। यहाँ पे आपको जितना भी आपने दिखा दिया उसके बारे में बता दिया, आपको उस न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी मटेरियल के माध्यम से, किसी स्पेसिमेन, चार्ट, मॉडल्स, इन चीजों को यूज करके चीजों को शो कर रहे होते हो, तो बच्चे जो है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड यू आर गिविंग द इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, तो आप जो भी एग्जांपल दे रहे हो उसके साथ आप टूल्स भी यूज कर रहे हो। In teaching manipulative skills of demonstration method, the presenter take care of the learner understanding logical by step. मतलब यहाँ पे लेक्चरर या फिर हमारा जो टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बच्चों को स्टेप बाय स्टेप कराए। और डेमोन्स्ट्रेशन के सक्सेसफुल होने का या प्लान करने का क्या तरीका है कि आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों को बताओ और केयरफुली एक्सप्लेन करो। इफ यू आर शोइंग द वाटर साइकिल टू द स्टूडेंट्स, तो भी आप अच्छे से बताओगे कि कैसे ड्रॉपलेट ऊपर जाती हैं, कैसे वो क्लाउड फॉर्मेशन होती हैं, एंड देन हाउ दे कम इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो आपको पूरी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करनी होंगी, और इस डेमोन्स्ट्रेशन के स्किल को जब बच्चों से आप अप्लाई करवाने लग जाते हो तो यही हमारी एक्सपेरिमेंटल स्किल बन जाती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है, वी हैव टू क्लियर शो द आर कंटेंट एंड वी हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कंटेंट विद द शोइंग दैट ऑब्जेक्ट ओनली। नेक्स्ट है प्रोसेस, फर्स्ट है प्रिपेयरिंग टू गिव दैट डेमोन्स्ट्रेशन। आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना कैसे है। नेक्स्ट है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, हमने पीछे भी सीखा था, वी हैव टू डेवलप सम ऑब्जेक्टिव कि आप उस चीज को क्यों कराने वाले हो, व्हाट आर द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ दैट कंटेंट व्हेन यू आर ट्राई टू शो देम। नेक्स्ट है थर्ड, प्रेजेंटिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, अब आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, दिस इज द एग्जीक्यूशन फेज एंड एट लास्ट यू हैव टू टेक द फॉलो अप कि बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। एडिशनल टिप आर देयर, डेमोन्स्ट्रेशन एटलीस्ट 15 मिनट का ही होना चाहिए, मिनिमम टाइम उसका 15 मिनट होना चाहिए, या 15 to 20 मिनट्स आर देयर, क्योंकि हमारी क्लास मैक्सिमम टाइम ऑफ 30 to 40 मिनट की होती है। वी हैव टू इलेबोरेट दैट कॉन्सेप्ट इन इंट्रोडक्शन एंड हमें कंक्लूड भी करना होता है, तो इसके लिए सुपरविजन की भी जरूरत पड़ती है, बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। दैट्स वाई हमें डेमोन्स्ट्रेशन को अगर आप अच्छे बेटरली नहीं कराओगे तो आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल फॉर सुटेबल टॉपिक, ऐसे कौन कौन से साइंस के टॉपिक है जो हम डेमोन्स्ट्रेशन से करा सकते हैं। जैसे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट दिखानी है आपको, मेटल और नॉन मेटल दिखाने हैं, देन वी कैन यूज द डेमोन्स्ट्रेशन। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव करता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दिखाना है, देन वी कैन ऑल्सो यूज द डेमोन्स्ट्रेशन। मोशन के बारे में दिखाना, मोशन इज क्वाइट ईजी, आप खुद को ही करके दिखा सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन। फोर्स के बारे में दिखा सकते हो, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाय टीचिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। मैथ्स में बात करूं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ 2D और 3D ऑब्जेक्ट दिखाने हैं। जैसे 2D में आ जाएंगे हमारे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये आ जाएंगे। 3D में बात करूं तो हमारा सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएंगे, हमारा प्रिज्म आ जाएगा। ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता सकते हैं, एंड वी हैव टू शो द प्रोबेबिलिटी, तो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, जैसे आपको कॉइन्स के बारे में पढ़ाना है तो आप कोई कॉइन्स लेके आ सकते हो। आप किसी देश की करेंसी के बारे में बता रहे हो तो आप वो करेंसी ला सकते हो। ज्योग्राफिकल टीचिंग कर रहे हो आप तो ग्लोब दिखा सकते हैं। एंशिएंट टीचिंग कर रहे हैं तो हम किसी एंशिएंट चीजों की उनको वो चीज शो कर सकते हैं जिससे बच्चे अवेयर हो जाए कि व्हाई द सर और मैम इज सेइंग दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे बहुत अटेंटिव रहते हैं, साइंटिफिक स्किल डेवलप होती है बिकॉज दे आर इजी टू गिव द लॉजिकल रीजनिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट बच्चों का मेंटेन रहता है, सेंसरी अप्रोच है तो रिटेंशन भी ज्यादा होगी। एडवांटेजेस क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इफेक्टिव है,
अगर कंपेयर करूँ एक्सपेरिमेंटेशन से, अगर लेक्चर से करूँ तो ज्यादा टाइम टेकन है, अगर एक्सपेरिमेंटेशन से करूँ तो कम टाइम टेकन है, और आपकी लर्निंग भी बढ़िया हो रही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चों का, इफेक्टिव लर्निंग है, रिटेंशन भी बढ़ रही है और हमारी स्किल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द कोऑपरेटिव टीचिंग, बिकॉज अगर आप एक चीज को शो कर रहे हो तो बच्चे ग्रुप में भी उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों का जो सह सहयोग है वो भी बढ़ रहा है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों की बढ़ती है, थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ती है, एंड दे लॉजिकल परसेप्शन भी बढ़ता है बच्चों का। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू द डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन। लेक्चरिंग में आप सिर्फ सुन के आपके ईयर सेंसेस यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप चीजें देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपके दोनों सेंसेस यूज होने की वजह से आपकी सेंसरी पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो रहा है। लिमिटेशन की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट, कम अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जब हम चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकें। पार्शियल एक्सपोजर है, मतलब ना तो आप चीजों को करके दिखा पा रहे हो, बट आप चीजों को जस्ट दिखा रहे हो, तो समटाइम इट इज नॉट लॉजिकल फॉर दैट कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एसिड बेस की बात करूं तो मुझे उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू लेक्चर मेथड, कि आपको उस चीजों के लिए कंडक्ट करना पड़ेगा और वो कंक्रीट चीजें आपको लानी पड़ेंगी। देन डिफिकल्टी टू कीप पेस विद द टीचर, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स को टीचर की पेस के साथ अपने आप को एसोसिएट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने एक चीज दिखाई और बच्चों को कहा देखो समझो, और फिर मैंने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, तो देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने ध्यान से देखा भी नहीं है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम कि वो उस चीज के साथ कोप अप कर पाए। डिफिकल्ट टू वॉच इन अटेंटिवनेस, बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और अटेंटिव होकर चीजों को नहीं देखते हैं। लिमिटेड एप्लीकेशंस है, सारे कॉन्सेप्ट हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं करा सकते हैं। नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन बच्चा कैसे समझ रहा है, मान लो एक बच्चे को सिर्फ सुन के सुनाई पड़ता है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे कर पाएगा, तो सभी बच्चों के जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उन पे ये डिपेंड नहीं करता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें हम चीजों को वी आर शोइंग दैट थिंग, एंड दैट इज इन दिस स्टूडेंट्स आर मोर अटेंटिव दैट कंपेयर टू लेक्चर मेथड, और बच्चों की अटेंटिवनेस होने के साथ साथ बच्चों के इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, सेंसेस ज्यादा यूज होती हैं तो रिटेंशन भी बढ़ती है। और अगर लिमिटेशन की बात करूँ तो सारे टॉपिक्स से नहीं कराए जा सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कुछ वो नहीं है, ध्यान नहीं दिया गया है, क्वाइट एक्सपेंसिव है, एंड इट विल कॉस्ट योर टीचिंग टाइम, इससे आपका टीचिंग टाइम का भी लॉस हो सकता है, एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन फॉर दैट कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, यहाँ पे हम जानेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे कराते हैं बच्चों को और ये मेथड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सो फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन की, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन लगा लीजिए, लेक्चर मेथड लगा लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन लगा लीजिए, ये ऐसे मेथड हैं जो बच्चों को इनरिच करने की कोशिश करते हैं और बच्चों की जो नॉलेज है और बच्चों के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर द पेडागोजिकल मेथड जिसमें हम बच्चों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सम आर द क्लासरूम एक्सपेरिमेंट। क्लासरूम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? दिस वन इज अ टीचर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जिसमें जो टीचर है वो बच्चों को समझाता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट क्या है। आपके पास जो भी गिवन हाइपोथेसिस है, मतलब आपको जो भी आपका जो भी थॉट्स हैं आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसे एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली डिस्कवर करके ट्रू करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज नोन एज आर साइंटिफिक मेथड, एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर डिस्कवरी मेथड्स, जिसके अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए बच्चों के साथ कुछ ना कुछ खोजना चाहते हो। सो एन एक्सपेरिमेंट इज अ ऑर्डरली प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप अपने गोल को क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। मतलब आपको जो भी हाइपोथेसिस गिवन है आप उसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है तो हम उसे रिफ्यूज कर देंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एंड इसी प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक जो है रूट प्रोवाइडेड होता है। आपको उस रूट पे, उस पाथ पे चलते चलते उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है, एंड सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उसको प्रूफ भी दे सकते हो। दैट इज नोन एज आर वेरिफिकेशन। देखो एक बच्चे को इसके वर्टेक्स तक पहुंचना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। बच्चे लेंगे स्केल, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, ये अलग अलग जो हमारे दीज लाइंस हम मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो अगर टीचर ने कहा कि दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो बच्चे अलग अलग मेजर करके ये पता लगा रहे हैं यस दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप इन चीजों को ढूंढना, वेरिफिकेशन देना इज योर एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट कैन फर्दर एक्सटेंड दिस एक्सपेरिमेंटेड बाय स्टैंडिंग इनटू अ ट्रायंगुलर शेप, ऐसे आप डिफरेंट शेप कर सकते हैं और उसकी भी आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। सो क्लासरूम एक्सपेरिमेंटेशन इज अ ऑपरेशन ऑफ डिस्कवरिंग, जिसके अंदर आपको गिवन प्रिंसिपल या हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हो, जस्ट नॉट टू मेक योर नॉलेज, एंड वी हैव टू मेक आवर नॉलेज परमानेंट। और उससे आप चीजों को फॉर्मुलेट भी कर सकते हो कि अगर आपने ये चीजें वेरीफाई की हैं तो इसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें आप जनरलाइज कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हैं।
तो हाइपोथेसिस जो गिवन होती है बिफोर, मतलब जब आपके ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, आप जब हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हो और उसको आप प्रूव करके आप अपने एक्सपेरिमेंट को यू कैन परफॉर्म. सो फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, हियर द स्टूडेंट्स आर बिहेविंग एक्टिवली. यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि बच्चे भी टीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं. टीचर्स का रोल है फैसिलिटेटर की तरह. टीचर का रोल ये है कि टीचर जो है अपने बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन का पूरा सेटअप, और उन्हें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा. एक रिसर्च बेस्ड मेथड है जिसके अंदर आप चीजों को सर्च करके प्रूव कर रहे हो. स्पेड वर्क बाय द टीचर, जो पूरा जैसे खेत खोदने के बाद हम बीज बो सकते हैं, ऐसे ही पूरा जो सेटअप प्रोवाइड करना है, चाहे वो आपका लैब एक्टिविटी हो गई, कोई रिसोर्सेज हो गए, ये सारी चीजें आपको नॉलेज हो गई, ये बच्चों को जो कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर को सिखाना है. क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन हर एक इंडिविजुअल समटाइम्स इज नॉट पॉसिबल टू हर एक इंडिविजुअल करे, ग्रुप में भी कर सकते हैं. एंड उसके बाद हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन आपको लिखना भी है. एंड दिस वन इज द फर्स्ट हैंड लर्निंग. इससे बच्चों के एक्सपीरियंस बढ़ते हैं. तो वी कैन से दैट दिस वन इज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑल्सो. प्रोसेस ऑफ टीचिंग, स्टेटमेंट दोगे पहले, आप पूरी इलेबोरेशन दोगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. डेवलपिंग हाइपोथेसिस, तब आप अपनी हाइपोथेसिस बना लोगे कि अब हमारे पास ये पाथ है, इसको आपको क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है. देन वी आर गोइंग टू कलेक्ट योर डाटा. अब दो तीन चीजें करके दिखाओगे एंड देन वी कैन मेक द एवरेज, और हम बता सकते हैं क्या हमने किया. डाटा को एनालाइज करोगे कि अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन किया है, जैसे मैंने अभी पीछे ट्रायंगल का एग्जांपल दिया था कि आपको इसके शॉर्टेस्ट वर्टेक्स तक पहुंचने का पाथ बताना है. आप एनालाइज करो कि इसमें छोटा क्या है, देन बच्चों ने स्टेट कर दिया एंड इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे लिखने के लिए कि हमने क्या ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट आर प्रोसेस ऑफ टीचिंग अंडर एक्सपेरिमेंटेशन. सबसे पहले स्टेटमेंट, देन हमारी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज लाइक अ ऑब्जेक्टिव और गोल विच वी हैव टू प्रूव. डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है कि क्या हमारी है, क्या चीजें हमने प्रूव, क्या चीजें हमने देखा अपने पूरे होल एक्सपेरिमेंट के दौरान, एंड इसके बाद हमें अपनी फाइंडिंग्स उसको रिपोर्ट कर देना है. एडवांटेजेस क्या है? ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लेके चले हो, हम उसे प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं. कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा. जैसे अगर मैं कहूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप अपने स्पैन से नहीं नापने चले हो, आपके पास एक प्रॉपर स्केलिंग होनी चाहिए जिससे आप उसे मेजर कर रहे हो. तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन पे हमारा पूरा कंट्रोल भी है और हमें अपने सर्कमस्टांसेस को भी कंट्रोल करना है. रेप्लीकेशन, मतलब हम वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? उन चीजों को बार बार करके रिपीट करके शो कर रहे हैं. देन वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट. इफेक्टिव लर्निंग होती है बच्चों की जो रिटेंशन है वो बढ़ती है और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है. दे आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली बिकॉज स्टूडेंट्स आर इन अ एक्टिव मोड, वो अपने आप से काम कर रहे हैं. एंड दिस वन इज द इंटरेस्टिंग मेथड बिकॉज स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन इस मेथड. तो बच्चे नया क्यूरियस हैं खोजने के लिए. सोशलाइजेशन बढ़ता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. देयर आर ग्रुप एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, जिससे बच्चे जो है ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो सोशलाइजेशन भी बढ़ता है. सो लास्ट नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशन. एक्सपेंसिव है, आपको पूरा सेटअप देना पड़ेगा, रिसोर्सेज दिखाने पड़ेंगे, कलेक्शन करनी पड़ेगी, डाटा देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एंड रिपोर्ट एंड फाइंडिंग भी हमें क्या करनी है? देनी है. इसके बाद यूनिफॉर्म रिलायबल असेसमेंट, डिफिकल्ट. हर बार एक्सपेरिमेंट करके आप एक रिलायबल रिजल्ट तक पहुंच जाओ, दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट. कई बार ऐसा भी होता है बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी बच्चा जो है रिजल्ट ओरिएंटेशन तक नहीं पहुंच सकता. हर एक वेरिएबल कंट्रोल करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको कंट्रोल करके चलना है, तो यू कैन फाइंड योर आंसर, बट ऑल द टाइम वी आर एबल टू कंट्रोल, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटर्स, पर्सनल बायसनेस. समटाइम्स जो है टीचर्स भी पर्सनल बायसनेस कर सकते हैं. लाइक कोई एक्सपेरिमेंट मुश्किल है तो वो उसे स्किप करा दें या सिर्फ ऑरली डिस्क्रिप्शन दे दें या खुद से कर दें. सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है, जब बच्चे उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो भी बच्चे सैंपल एरर कर सकते हैं. एंड कई बार जो हमें स्टफ या रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं उनके अंदर भी कोई एरर हो सकते हैं. एंड स्टूडेंट इसे एक फन एक्टिविटी लगा के चलते हैं एंड दे आर मेकिंग इनडिसिप्लिन, और लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से इसका जो पूरा पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है. फिर आपने जाना एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? किसी चीज की वेरिफिकेशन के लिए पूरा पाथ ट्रेवल करना और उसे रेप्लीकेशन के साथ बार बार चीजों को रिपीट करके अचीव कर लेना, उस चीजों को ट्रू प्रूफ कर लेना, उस हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूफ कर लेना इज नोन एज आर एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आप अपनी गिवन हाइपोथेसिस को प्रूव करते हो, डाटा को रिकॉर्ड करते हो. तो हम क्या क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट के लिए हाइपोथेसिस प्रोवाइड कर रहे हो, डाटा का कलेक्शन कर रहे हो, डाटा की एनालिसिस कर रहे हो, एंड देन हम रिपोर्टिंग एंड क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट करने के बाद अपनी फाइंडिंग्स को बता पा रहे हैं.
फायदे क्या हैं, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों की रिटेंशन बढ़ती है, दे फील इंटरेस्टेड, क्यूरियस रहते हैं, और बच्चों की जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज रहेगी। एंड अगर लिमिटेशंस की बात करूं मैं, तो लिमिटेशंस है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, आपको पूरा सेटअप देना पड़ेगा इसके अंदर। सेटअप के साथ साथ आपको बच्चों से डील करना है, और बच्चे जो हैं इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं उसे भी डील करना है। एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑल द फैक्टर ऑफ आवर एक्सपेरिमेंटेशन। प्रोजेक्ट मेथड, सबसे पहले जानेंगे परियोजना क्या होती है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। अगर मैं प्रोजेक्ट मेथड की बात करूं तो ये एक टाइप का मेथडोलॉजी होती है जिससे टीचिंग एंड लर्निंग को ज़्यादा इनोवेटिव बनाने की, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने की। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन से अप्रोच, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो हायर क्लास के बच्चों के लिए कराया जाता है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, जो प्रोजेक्ट मेथड है हमारी फिलोसफी की प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच से जुड़ा हुआ है। प्रैग्मेटिस्ट होता है हमारा प्रायोगिक कार्य, मतलब जिसमें आप किसी चीज पे प्रयोग करके, प्रयोग करने का मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं है, प्रयोग करने का मतलब है आप यहाँ पे पूरी योजनाबद्ध होके तब उस चीजों को यूज कर रहे हो। तो हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये भी आपको याद रखना है, W.H. किलपैट्रिक इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, जिसपे आपको प्रोग्रेस करनी होती है, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंट के साथ ये हमारी फिलोसफी की प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा हुआ है। एंड इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो है W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट हमारा है जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये न्यू वे ऑफ लुकिंग है, एंड द प्रोजेक्ट मेथड इज द project method is the embodiment of a new way to looking for the pupil and way to teach him alive। एक ऐसी पद्धति है जिसमें नए तरीके खोजे गए हैं और हमारी टीचिंग लर्निंग को अलाइव रखने की कोशिश की गई है कि बच्चे अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके चलें। सो इट इज गिव द अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिंग द सेल्फ एंड कम्युनिटी। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बच्चों को देता है जिसमें वो स्वयं से भी जुड़ते हैं और हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ते हैं। So it is the main focus of the specialized child to developing the problem solving ability। इस मेथड में सबसे मेन हमारा जो एम है बच्चों में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी का विकास करना। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन। सो प्रोजेक्ट मेथड इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। जब आप अपने समाज में रहते हुए किसी गतिविधियों को क्या करते हो, पूरा करते हो अपने परिवेश में रहते हुए, तो वो होल हार्टेड का मतलब जो पूरे हृदय से की जाने वाली एक्टिविटी है उसे आप प्रोजेक्ट मेथड कहते हो। एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक। अ प्रोजेक्ट मेथड इज अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैरीड टू कंप्लीशन इट्स नेचुरल सेटिंग। मतलब एक परियोजना जिसमें आप समस्याग्रस्त किसी कार्य को कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो नेचुरल सेटिंग में रहकर। R.L. स्टीवनसन ने ये बात कही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फर्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैव टू कंस्ट्रक्ट सम स्टफ। किसी चीज को बनाना होता है। लाइक मैं अगर बच्चों को कहूँ यू हैव टू मेक अ विंड फैन आपको बनाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, उसकी मेकिंग करेंगे बच्चे जाके। ठीक है, मैं कह दूं किसी प्रकार से डील करना है आपको किसी चीजों का, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, जिसके अंदर बच्चे जो है किसी नई थिंग को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट के हमारे एग्जाम्पल हैं, लाइक ड्रामा करना है किसी चीज के लिए, कोई चीजें खोद के निकालनी है, मॉडल्स बनाने हैं। सो दीज आर द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट आता है, सेकंड वन इज एस्थेटिक प्रोजेक्ट। सो वो प्रोजेक्ट जो हमारी ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाए जाते हैं, जो सौंदर्यात्मक चीजें होती हैं उसे आप एस्थेटिक प्रोजेक्ट बोलते हो। और एस्थेटिक प्रोजेक्ट में आपके साथ क्या चीजें आपको दिखाई जाते हैं, जिसमें आप ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो, मतलब किसी चीज को फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा एस्थेटिक प्रोजेक्ट है। लाइक अगर मैं एस्थेटिक की बात करूं, आपको पोएम्स बनानी है, रिदम कुछ बनाना, रिदमेटिक कोई चीजें बनानी है, कोई ड्राइंग करनी है, तो वो हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, एस्थेटिक के। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रॉब्लमेटिक में आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपको उस सिचुएशन से डील करना होता है। नेक्स्ट आते हैं ड्रिल प्रोजेक्ट में आपको कोई कार्य की प्रैक्टिस करने के लिए आपको वही कार्य बार बार बताया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें एक सिंगल पर्सन को मिलकर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रिजॉल्व करना है। सो दिस वन इज द इंडिविजुअल, जिसमें एक ही बच्चा काम कर रहा है। सोशल प्रोजेक्ट जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट साथ में मिलकर किसी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सिंपल प्रोजेक्ट लाइक मैंने कहा कि यू हैव टू कलेक्ट द लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड, यू हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ अ कार,
कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ जाएंगे, यू हैव टू मेक अ कट अवे मॉडल ऑफ अ बॉडी, मतलब जैसे अगर आप मैं काट काट के देखती रहूं, उसके पीसेस को खोलती रहूं, तो वो अनफोल्ड होते रहे और उसमें कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती रहे। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो बच्चा है वो किसी सिद्धांत को, मतलब उस चीज से डील करने का उसका उद्देश्य क्या है, वो उसका पर्पसफुलनेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब प्रोजेक्ट मेथड ऐसे बनवाए जाने चाहिए जिसका आपके समाज में कोई ना कोई उपयोग हो, उपयोगिता हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चों को पूरी फ्रीडम या स्वतंत्रता दे देनी चाहिए जिससे क्या बच्चे क्या करें, पूरी लिबर्टी के साथ अपने प्रोजेक्ट को डील कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इन दिस स्टूडेंट हैव टू डू सम एक्टिविटी टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट and the project should be related with the real life situation and the project also related with the social environment setting। तो ये आ गया हमारी social environment setting के साथ हो और आपकी social development भी enhance हो। Principle of planning, for doing the project method first of all we have to decide our objective, after that we have to dealing with the problem of the situation और उसके बाद आपको plan करना पड़ेगा, then I go for the execution or implementation step। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट हैव फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप हैं, सबसे पहले टीचर को एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि किस सिचुएशन पे वो उस बच्चे को कार्य करवा रहा है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों के लिए क्या करे, एक सिचुएशन की फ्रेमिंग करे। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ से आपको अपनी समस्या ढूंढनी है कि आप बच्चों के सामने ऐसी कौन सी समस्या रखना चाहोगे जो रियल लाइफ रिलेटेड हो, सोशल बनाए बच्चों को, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का कराए और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए किसी चीज में एंड अपना दिमाग और क्रिटिकल थिंकिंग लगा के बच्चे उस कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करोगे, आप एग्जीक्यूशन से पहले जो भी पूरा स्टेप है कैसे यूज करोगे, क्या आप स्टेप लोगे, क्या मेथड्स आप चूज करोगे, कैसे आप डाटा को कलेक्ट करोगे, हाउ वी आर कंक्लूडिंग दैट डाटा, एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये हमारा पूरा प्लानिंग फेज का कार्य है। नेक्स्ट आती है हमारी एग्जीक्यूशन। इन दिस वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द स्टेप्स वी आर मेकिंग इन आवर हाइपोथेसिस और इन अ प्लानिंग स्टेज। जब आप अपनी प्लानिंग परियोजना स्टेज पे होगे, योजना बनाने की स्टेज पे होगे, तब आपने जो भी योजना बनाई है यहाँ आप उसका लागू कर दोगे। एंड लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में देखो जैसे ये हम ढूंढ रहे हैं ना कुछ कि हमने क्या चीजें करी हैं, क्या हमारा फीडबैक रहेगा, हमने कितना प्रोजेक्ट को अचीव किया है और क्या चीजें हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, तो वो हमारा इवैल्यूएशन स्टेप्स में रहेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेनी है, मतलब यहाँ पे आपको उस चीजों को हैंड रिटन करना है। हैंड रिटन करने का मतलब है यहाँ पे आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे इन द टर्म्स ऑफ रिटन फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद रोल ऑफ टीचर। शिक्षक के क्या रोल है जब उसे प्रोजेक्ट मेथड कराना है, तो शिक्षक के क्या रोल है, प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग इज ओनली पॉसिबल इन द क्लास वेयर टीचर सपोर्ट। जब ही होगा जब टीचर्स की गाइडेंस बच्चों के पास है, टीचर्स टाइम टाइम पे फीडबैक देता रहे और बच्चों को सपोर्ट करता रहे। नेक्स्ट है टीचर मस्ट थोरोली एक्सप्लेन। टीचर को पूरे जो स्टेप्स हैं वो बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने चाहिए और बच्चों को ये भी दिखाना है कि आपको आपकी वेल काम करते हुए आपकी सक्सेस तक पहुंचना है। In this approach to instruction, teacher often find themselves in a role of learner and peer with the student। मतलब टीचर्स भी एक लर्निंग सिचुएशन में खुद को पाता है, जैसे उनके पीयर मेंबर सीखते रहते हैं ऐसे ही बच्चे उनके सामने जब सीख रहे हैं तो जो अध्यापक है वो भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड में और चीजें आपको क्या रखनी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या लगाओगे, कैसे चेकलिस्ट बनाओगे, क्या रूब्रिक्स रहेंगी। रूब्रिक्स बेटा क्या होती है, मान लो मैंने कोई भी टेस्ट प्रिपेयर किया है, टेस्ट प्रिपेयर किया मैंने और मुझे वो टेस्ट चेक नहीं करना है 1% में मान लेती हूँ, मुझे ये टेस्ट ना पूरा अपने कंप्यूटर सिस्टम से चेक कराना है, तो मैं रूब्रिक्स बना लूंगी। रूब्रिक्स क्या होती हैं, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए ऐसे फॉर्मेट बना दिया जाता है, लाइक इफ अ स्टूडेंट गिविंग नो आंसर या फिर रॉन्ग, यहाँ पे मैंने नो आंसर के लिए 0 मार्क्स दे दिए, या स्टूडेंट अटेम्प्टिंग इन अ लाइन, वो लाइन भी ले सकती हूँ, ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय, किसी भी लड़के के बारे में लिखना था तो आई गेव 1 मार्क्स। फिर सेकंड मैं लाइन लिख सकती हूँ कि जैसे हमारे चलते हैं ना वेरी पुअर, पुअर, फिर एवरेज, मॉडरेट एंड इसके बाद हमारा एक्सीलेंट, इस पे चले जाएंगे। फिर दूसरा मैंने लिखा, दूसरे किसी बच्चे ने ऐसी लाइन लिखी होगी कि ही इज वेरी क्लेवर एंड ही इज इमोशनल टू, तो मैं उसे 2 नंबर दे दूंगी, ऐसे 3 नंबर दे दूंगी। तो रूब्रिक्स होती है जैसे आप आंसर की बनाते हो ना किसी चीज की, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखना, तो यहाँ पे हम पूरे प्रोजेक्ट को मेजर करने के लिए रूब्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है, इट इज द स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। बच्चों पे डिपेंडेंट है, बच्चे जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और बच्चे के लिए ही कराना है, तो इट शुड बी अ स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हार्टेडली, मतलब वो इमोशनली भी कनेक्ट है, फिजिकली भी उस काम को करना चाहते हैं एंड मेंटली ऑल्सो दे आर एक्टिव टू डू दैट वर्क। थर्ड है हमारा, दिस मेथड इज रिलेटेड टू द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की लाइफ से जुड़े हुए कार्य कराने हैं जिसे बच्चे
समझ भी सकें। नेक्स्ट आता है दिस मेथड डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इससे बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो इनहेंस हो। फिफ्थ है इट मेक्स द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, ये बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने का काम करता है क्योंकि वो अपना काम खुद करना सीख जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी बनाता है। नेक्स्ट हमारा इट गिव्स द रियल वर्क एक्सपीरियंसेस, बच्चों को जो जैसा वास्तविक चीजें उन्हें अनुभव देती हैं वैसा ही अनुभव ये है। डेवलप द सोशल क्वालिटी, बच्चों के अंदर सोशल क्वालिटी बनती है, सिनर्जी बनती है, सिनर्जी मतलब तालमेल बना के रखते हैं वो अदर बच्चों के साथ भी कि उन्हें कैसे काम करना है, कितना करना है, किससे वो हेल्प ले सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं बच्चों के अंदर। एंड एट्थ इट डेवलप्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्हें ये रियलाइज करना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो रहा है तो दैट क्वालिटी टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड रखता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, इन फैसिलिटेट द एंजॉयबल काइंड ऑफ स्टफ टू द चाइल्ड बाय विच द स्टूडेंट कैन लर्न इफेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारे लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, किसी किसी प्रोजेक्ट को करने में डेज लग सकते हैं, इवन वीक्स एंड मंथ्स आर आल्सो देयर टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, हर एक सिलेबस को हर एक कंटेंट को हम प्रोजेक्ट मेथड से नहीं करा सकते, कॉस्टली भी है, वी नीड सम रिसोर्सेज टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल फॉर द लोअर क्लासेस, छोटे बच्चों से हम प्रोजेक्ट मेथड नहीं करा सकते, बहुत सारा मटेरियल चाहिए और इवेल्युएट करने के लिए भी हमारा जो टीचर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट लीड करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी है और ऐसे टीचर्स की किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी है और ऐसे टीचर की रिक्वायरमेंट है जो कॉम्पिटेंट हो, जिसे वो कार्य करवाने की पूरी मास्टरी गेन हो, तो हम उससे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कराएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, जिसके अंदर होल हार्टेडली बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर कार्य कर रहा है, किसी सिचुएशन से डील कर रहा है और उस सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर रहा है। एंड प्रोजेक्ट मेथड में मैंने फीचर्स बताए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन बच्चों को प्रोवाइड करो, बच्चों की डेली लाइफ से जुड़ी या उनकी रियल एग्जिस्टेंस से जुड़ी हमें प्रोजेक्ट देनी है। सबसे पहले सिचुएशन को चूज करना है एंड इसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए कि वी हैव टू चूज द ऑब्जेक्टिव, फिर आप प्रॉब्लम को करोगे, फिर आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन करोगे, देन रिकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे एंड वी हैव टू इवैल्यूएट एंड फाइंड आउट द फीडबैक एट द लास्ट। इसके बाद मैंने एडवांटेजेस बताए, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, रिटेंशन ज्यादा हो रही है, जुड़ रहे हैं बच्चे से, एनर्जी बना रहे हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ रहा है। और अगर लिमिटेशन की बात करूं, इट विल कॉस्ट योर टीचिंग टाइम, ऑल द कंटेंट आर नॉट एबल टू टीच विद दैट टाइप ऑफ मेथड ओनली एंड इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत भी है एंड टीचर शुड बी अ कॉम्पिटेंट टीचर एंड वी हैव इन इंडिया देयर आर लैक ऑफ टीचर्स, सो जो कॉम्पिटेंट हैं। फील्ड विजिट एंड दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ टीचिंग मेथड जिसके अंदर हम बच्चों को कक्ष के बोर्डम से बाहर ले जाके पढ़ाते हैं और मतलब हम एक टाइप का एक्सपीरियंस करा रहे हैं बच्चों को कि अगर आप फील्ड्स पे जाते हो तो आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। तो फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक रीजन पे आपको ले जाके बच्चों को खुद लर्निंग करने के लिए छोड़ देना है और बच्चे उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। फील्ड ट्रिप पे बच्चे बहुत खुश होकर जाते हैं, लाइक दे आर वेरी मच हैप्पी और बस में बैठ के वो घूमने जा रहे हैं। सो फील्ड विजिट, टूर्स, एक्सकर्जन, कंसेप्ट एंड डिफरेंसेस, क्या कंसेप्ट है, कैसे आप कर सकते हो, कैसे घूमना होता है, क्या क्या बच्चे इससे सीखते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग नॉट कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर ही नहीं है। टीचिंग करना आपको ये भी सिखाता है, आपको लर्निंग भी करनी है, रिक्रिएशन भी करना है और ऐसे रिक्रिएशन करना है जो बच्चों के लिए जॉयफुल भी। सो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। विजिट्स टू द आउटसाइड प्लेस, फील्ड ट्रिप क्या होता है, इट इज अ विजिट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू सम प्लेस और गैदरिंग द फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक्सपीरियंस आर डिजायर्ड फिनोमिना। जब आप किसी चीज के लिए बाहर जाते हो एंड एक चीज और ध्यान रखना, ट्रिप में यू आर गोइंग फॉर अ वन डे, एक दिन के लिए जाते हैं, प्लेस फॉर अ वन डे। एंड द एजुकेशनल टूर क्या होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के लिए। एंड टूर में आपके पास नॉट ओनली वन डे, वी कैन गो फॉर द मोर देन वन डे। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल एक्सकर्जन। एजुकेशनल एक्सकर्जन क्या होते हैं, जब बच्चों को बाहर लेके जाया जाता है और क्या करने के लिए, किसी एजुकेशनल प्लेस को दिखाने के लिए, तो वो हमारे एजुकेशनल एक्सकर्जन कहलाएंगे। तो फील्ड विजिट क्या होती है, अपने कक्षा कक्ष से बाहर जाना है, इसके अंदर ट्रिप आ जाए तो यू आर गोइंग फॉर द वन डे एंड अगर टूर आ जाए तो आप जा रहे हो ज्यादा दिनों के लिए, मोर देन वन डे। एंड अगर आपके पास एजुकेशनल एक्सकर्जन की बात की जाए, जब आप किसी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्या किसी ऐसी एजुकेशनल एकेडमी को देखने के लिए जाते हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं,
educational excursion. Field trips are organized by the studying topics cannot be effectively taught in the classroom. मतलब हमारे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, फील्ड जो आयोजित की जा रही हैं, उसमें प्रभावी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लाइक हमें सिचुएशन पे ले जाके या उस प्लेस पे ले जाके ही सिखाया जा सकता है, वो हम कक्षा में नहीं सीख सके तो हमें बाहर ले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मे बी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. अगर आपको दिखाना हो डेयरी इंस्टीट्यूट में क्या क्या होता है, कैसे मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसके हम लोकेशन पे ले जाके ही बच्चों को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट आर फीचर्स ऑफ फील्ड ट्रिप. फील्ड ट्रिप पे ले जाने के क्या फीचर्स हैं. हम आर कॉलेजेस वेंट फॉर अ फील्ड ट्रिप मनाली, तो वहाँ पे बच्चे बहुत खुश थे, लाइक दीज आर वेरी मच हैप्पी, क्योंकि वो कक्षा की बाउंड्री से बाहर आके कुछ और देखने जा रहे हैं. सो फर्स्ट है आर एक्सपीरियंशियल लर्निंग. थैंक यू सो मच तमन्ना फॉर मेकिंग दिस पीपीटी वेरी मच क्रिएटिव. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिल्कुल ट्रिप की यादें आपने ताजा कर दी हैं. दूसरी चीजें बिल्कुल कंटेंट रिलेटेड इट इज. फर्स्ट है हमारे पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग. बच्चे जो हैं एक्सपीरियंस से सीखते हैं और बच्चे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं. नॉन रूटीनाइज्ड लर्निंग विच मीन्स आप एक रूटीन में काम नहीं कर रहे हो जिससे आपको बोर्डम भी हो सकता है. बच्चे जो हैं अपने रूटीन से हटके कोई नई चीजें कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है सेटिस्फाइंग द इनर क्यूरियोसिटी. बच्चों की जो इनर क्यूरियोसिटी होती है, लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया, वी हैव टू गो फॉर द डेयरी फार्मिंग. अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कैसे दूध इतनी ज्यादा पशुओं का निकाला जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर इक्विपमेंट यूज होती हैं, तो उनकी इनर क्यूरियोसिटी क्या है, कैसे होगा. हम जब छोटे थे तो हमें बहुत बार पार्ले फैक्ट्री ले जाया जाता था कि क्योंकि सबसे उस टाइम का जो प्रचलित जो बिस्किट था वो पार्ले जी थे, तो कैसे उन्हें बनाया गया, क्या क्या चीजें उसमें इंडल्ज होती हैं, कौन कौन सी चीजों पे काम किया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस दे आर फॉलोइंग. तो इसके लिए बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उसको शांत करने के लिए भी ले जाया जाता है. ब्लेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. ये हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का एक मिश्रण टाइप है जिसके अंदर बच्चों को खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना और क्या क्या वो एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है. एंड देयर इज अ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि हम जो ट्रिप पे या टूर पे जाते हैं, वी आर गोइंग विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव, तो हम कैसे सोशली इंटरेक्ट करेंगे, क्या चीजें हम जो एक दूसरे के साथ बांट के शेयर कर सकते हैं. शेयरिंग इज केयरिंग सिखाई जाती है. जैसे अगर हम किसी ट्रिप पे या टूर पे जाते हैं तो वी आर टेकिंग आवर ब्रेकफास्ट और लंच, तो हम शेयरिंग भी करते हैं बच्चों के साथ, तो इससे हमारी सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ती है. नेक्स्ट आ रहा है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप. अगर आपको फील्ड ट्रिप पे जाना हो तो आप कैसे प्रोसेस ऑर्गेनाइज करोगे. फर्स्ट है पर्पस ऑफ द फील्ड ट्रिप. आप जानोगे कि आपको क्यों जाना है. जैसे हमारे बच्चे गए थे तो वो अपनी कक्षा में रहते रहते बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, दैट्स व्हाई दे ऑल वांट कि हमें अब घूमने जाना है. नेक्स्ट है परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल. हमें प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है. नेक्स्ट आती है पेरेंट्स कंसेंट. दे ऑल साइन द कंसेंट लेटर. तो पेरेंट्स का कंसेंट भी चाहिए इफ दे आर विलिंग और नॉट. इसके बाद आते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिससे हमें परमिशन लेनी है. जहाँ पे आपको जाना है उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी. ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट की आप बच्चों को क्या क्या चीजें बतानी है, आपको कैसे करोगे, क्या आपके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, नॉर्म, सारी चीजें बताएंगे. डिपार्चर ऑफ वेन्यू की आप कैसे डिपार्च करोगे वहां से. एंड नेक्स्ट हमारा अराइवल. पहुंच जाने पे आपके साथ क्या क्या फॉर्मेलिटी करी जाएंगी. जैसे अराइव्ड होने के बाद हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई थी, जैसे चाय कॉफी चीजें मिल जाती है, तो अराइवल फॉर्मेलिटीज क्या है. एंड अराइवल फॉर्मेलिटीज में एक और है कि टीचर्स को अटेंडेंस वगैरह लेनी होती है. अब बच्चों को काउंट करना होता है और उनसे कुछ भी पूछना होता है कि रिगार्डिंग कि आपकी अब तक की जर्नी कैसे रही, एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ तो नहीं हुआ. इनरिचिंग द विजिट, और विजिट को अब समृद्ध बनाना है कि आप घूमें फिरें और चीजें देखें. इसके बाद आता है कमिंग बैक. अब आप ट्रिप पे पूरा एंजॉय कर चुके हैं, अब आपको वापस आना है. देन आती है ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट. डिपार्चर के लिए भी और अराइवल के भी हमें ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करनी पड़ती है. तो नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप्स. क्या फायदे हैं. फर्स्ट है एक्सपोजर ऑफ रियलिटी. आप रियल सिचुएशन में जाकर उन चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हैं. I am very much happy with this PPT. Thank you so much तमन्ना. एन एक्सपोजर ऑफ रियलिटी. आपको कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जाके चीजों को खोजना होता है और आपको जो चीजें सिर्फ सुनाई दे रही हैं या आपने सिर्फ बुक में पढ़ के देखी थी या दूसरों के पिक्चर्स देख के आप जस्ट एंजॉय कर रहे थे, वो आप रियल सिचुएशन में ले जाके भी कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं एंड एजुकेटिव प्रोसेस. हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है, क्योंकि फील्ड ट्रिप जाने से पहले बहुत सारी चीजें हम खुद भी देख रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल की परमिशन चाहिए, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए, अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं हम जो अरेंज कर सकते हैं.
नेक्स्ट है रिफ्रेशिंग मोड ऑफ लर्निंग, लर्निंग को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड इट ऑल्सो एनहेंसेस द सोशल बॉन्ड बिटवीन द स्टूडेंट्स। लीडरशिप ट्रेनिंग हो जाएगी क्योंकि हम बच्चों को भी दे सकते हैं कि दे कैन लीड, और टीचर्स की भी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होगी। अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट प्रोफेशन, जैसे आप ट्रिप पे जाते हो तो कौन कैसा कार्य कर रहा है उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी आपको पता चलेगा। टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप इंक्रीज होते हैं। देन आता है हमारा लिमिटेशंस। अब नुकसान क्या है फील्ड ट्रिप के, देखो लिमिटेशन की बात आई तो बच्चे अब वापस जा रहे हैं ना। सो फर्स्ट लिमिटेशन है टू मैनी हेजल्स, बहुत सारी ऐसी झंझटें हैं, लाइक आपको बच्चों के नाम नोट करने हैं, अटेंडेंस लेते रहना है, कॉन्सेंट लेटर कलेक्ट करना है, पेरेंट्स से परमिशन लेनी है। आई ऑल्सो टॉक टू मैनी पेरेंट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स की मैम मुझे भेजा नहीं जा रहा है, ये रीजन है वो रीजन है। तो देयर आर सो मच हेजल्स, आपको अथॉरिटी से बात करनी है, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो द एस्पेक्ट जिस पे टीचर को ध्यान रखना है। एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा ज्यादा भी एक्सपेंसिव हो जाता है। इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द लोकेलिटी, आप कैसी जगह पे जा रहे हो, तो बच्चों को रिसोर्सेज भी कलेक्ट करने होते हैं। डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम की बच्चे जो हैं इंजॉय करते हैं, तो डिसिप्लिन करने में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फोर्थ लिमिटेड एडिशन ऑफ नॉलेज। लिमिटेड एडिशन है मतलब आप सारे टॉपिक नहीं करा सकते हो, जो चीजें हिस्टोरिकल हैं या जो दैट लोकेशन बेस्ड है हम सिर्फ वही करा सकते हैं। नाउ वी हैव टू कंक्लूड कि अब जो हमारी फील्ड ट्रिप है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप एंड टूर का डिफरेंशिएशन। एंड ट्रिप में आपको ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल ग्रुप की करोगे, और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करोगे जिसमें यू कैन रिटर्न फ्रॉम इन वन डे, एंड ट्रिप में यू गो फॉर दैट मोर देन वन डे। एंड फील्ड ट्रिप में आपका ये भी है, बच्चों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ती है, बच्चों की रिटेंशन रहती है, बच्चे इंजॉय करते हैं, दे आर विलिंग टू गो, इंटरेस्टेड होता है। बट अगर लिमिटेशन की बात करूँ, लिमिटेड है, सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए जा सकते, बहुत सारी एजल्स हैं, एक्सपेंसिव भी है बच्चों के लिए, एंड वी हैव टू टेक सो मैनी कंसेंट फ्रॉम द मैनी काइंड ऑफ अथॉरिटीज। सो